हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है ईएसआर, या जिसे हम और क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है वैसे तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले तो समझते हैं, ठीक है, कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। इसका मतलब समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एरिथ्रोसाइट मतलब हमें पता है क्या होता है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब बेटा क्या होना, सेटल होना। ठीक है, नीचे सेटल डाउन होना, सेटल डाउन। रेट मतलब हमें पता है क्या, स्पीड। तो अब क्या समझ में आ रहा है बेटा इस बात से कि जो हमारी आरबीसी होती है, ठीक है, वो आरबीसी कितनी स्पीड से नीचे सेटल डाउन हो रही है। ठीक है, तो आरबीसी की जो स्पीड से वो नीचे सेटल डाउन हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या फिर ईएसआर। ठीक है, तो चलो हम हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली ईएसआर में ईएसआर की डेफिनेशन को समझेंगे, उसका प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, हम ईएसआर किस किस मेथड से लगाते हैं उसे समझेंगे। ईएसआर को बेटा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो हम इसमें ओवरऑल पूरी डिटेल में हमारे ईएसआर को कंप्लीट करने वाले हैं। और ईएसआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं आप उसके लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना, ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम हमारा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो ईएसआर की। चलो देख शुरू करते हैं। ESR is the rate at which red blood cells settle down in a column of anticoagulated blood in 1 hour। ठीक है, हमारी बेसिकली क्या होता है, इस टेस्ट में एक ट्यूब होती है। ठीक है, हम दो मेथड से टेस्ट लगाते हैं बेसिकली, वेस्टर ग्रीन ट्यूब और विंट्रोप ट्यूब। ठीक है, तो ये बेटा दो ट्यूब्स होती है। ठीक है, तो उनसे हम क्या करते हैं, हमारा ईएसआर लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली ये टेस्ट 1 घंटे का टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। तो वो ट्यूब कैसी होती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इतना समझो कि ये 1 घंटे का टेस्ट होता है। 1 घंटे में जो आरबीसी होती है वो उस ट्यूब में कितनी सेटल डाउन होती है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं। चलो, इट इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टेस्ट होता है बेटा। ये किसी भी ये मतलब किसी भी डिजीज को स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं करता है कि ये डिजीज हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ मतलब ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, या अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, या कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो बेटा इनके लिए एक इंडिकेटर होता है ईएसआर। ठीक है, अगर ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा तो इनमें से कुछ चीजें हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक ये नहीं बता पाता है कि बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है या क्या हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बता पाता ये डिजीज को, ये सिर्फ ये बता पा रहा है कि जैसे अगर ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा तो मतलब इन चीजों में से ही कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो, इट डजेंट डायग्नोज अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, ये स्पेसिफिक डिजीज को डायग्नोज नहीं कर पाता, but helps to detect the presence and intensity of inflammation। ठीक है, चलो बेटा अब इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, when blood is kept undisturbed in a vertical tube। ठीक है, एक ट्यूब होगा बेसिकली, ऐसा एक ट्यूब है, ये हमारी हो गई स्टैंड हो गई। ठीक है, ये स्टैंड है, ये हमारा ट्यूब है। तो जब हम इस स्टैंड को, इस ट्यूब को बेसिकली अनडिस्टर्ब्ड खड़ा कर देंगे। ठीक है, मैं हमेशा उल्टा ही एरो क्यों बनाती हूँ। ठीक है, हम इसको ऐसा बिना डिस्टर्ब किए इस ट्यूब को इस स्टैंड पे खड़ा कर देंगे वर्टिकली पोजीशन में। ठीक है, ऑब्वियसली वर्टिकल पोजीशन में ही खड़ा करना है। ठीक है, अब हमने इसको खड़ा कर दिया हमारे ट्यूब को इस स्टैंड के ऊपर वर्टिकली। ठीक है, फिर क्या होता है, आरबीसी सेटल डाउन ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से आरबीसी नीचे सेटल होने लगती है। ठीक है, इन इन्फ्लामेशन प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एक्सेट्रा इंक्रीज। ठीक है, दे कॉज आरबीसी टू फॉर्म रोलेक्स स्टेक ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे समझो जैसे
ब्लड है हमारा, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होता है, ब्लड प्लाज्मा और आरबीसीज मिलके बनता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में बेसिकली प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे हमारी आरबीसीज होती है, ठीक है, तो हमारी जो आरबीसीज होती है बेटा, उनके सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। आरबीसी की सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो ये जीटा पोटेंशियल बेटा हर आरबीसी के सरफेस पर रहेगा। तो हमने क्या देखा है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जितनी भी आरबीसी की सरफेस है उनके ऊपर तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटा जब मतलब कोई भी नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब अपन ईएसआर लगाएंगे तो वो क्या होता है, जो हमारी जैसे आरबीसी अट्रैक्ट नहीं कर रही, रिपेल कर रही है एक दूसरे को नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, तो वो ईएसआर कम आएगा। तो ईएसआर कम उस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, ठीक है। मगर बेटा जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है बॉडी में, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन होता है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लोब्यूलिन होता है, उसमें भी जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है ना, जो एंटीबॉडीज बनाता है, तो क्या होता है कि वो जो हमारा ग्लोब्यूलिन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है वो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, जो हमारी आरबीसीज के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज जो एक दूसरे से रिपेल कर रही है, अब वो क्या करती है, एक दूसरे के करीब आने लगती है, ठीक है, अट्रैक्ट करने लगती है एक दूसरे को, और क्या करती है, एक रोलेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब रोलेक्स क्या होता है, जैसे मान लो सिक्के है हमारे पास, ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के कैसे होते हैं, तो ऐसा दिखता है ये रोलेक्स का फॉर्मेशन, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो गए हो, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक कर लेते हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब ये आरबीसीज बेटा एक दूसरे के ऊपर ऐसे आके बैठ जाती है, रोलेक्स बना लेती है। तो अब क्या होगा, अब हमारी आरबीसीज क्या होगी, हैवी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो वो जब हैवी होगी तो वो एकदम जल्दी से नीचे आ जाएगी, सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ईएसआर बड़ा हुआ आएगा, जितनी जल्दी हमारी, वही तो देख रहे हैं हम, रेट ही देख रहे हैं ना कि कितनी स्पीड से आरबीसी नीचे आ रही है। तो जब रोलेक्स बनेगा तो आरबीसी हेवी होगी, आरबीसी हेवी होगी तो वो बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ईएसआर क्या आएगा, बड़ा हुआ आएगा हमें। तो इस कंडीशन में जब प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं तो वो किस कंडीशन में बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं बेटा इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा रोलेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और जो हमारा ईएसआर आएगा वो बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। देखो बड़ा हुआ रोलेक्स, जितना ज्यादा रोलेक्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ईएसआर बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। और रोलेक्स फॉर्मेशन कम बनेगा तो ईएसआर भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है स्टेजेस। हम देखते हैं कि ईएसआर का जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो किन किन स्टेज में बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो बेटा ये आ गई हमारी स्टेजेस ऑफ ईएसआर, ठीक है। हमने क्या देखा था अभी कि ये ईएसआर का पूरा टेस्ट हमारा 1 घंटे में होता है कंप्लीट, ठीक है। तो 1 घंटे में भी बेटा कुछ 3 स्टेजेस आती है, ठीक है, ईएसआर की। तो चलो हम इन सारी स्टेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन होगा, हमने देख लिया कि रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। ये कब होता है बेटा, शुरू के 10 मिनट तक हमारा रोलेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, RBCs lose their negative charge, zeta potential and start sticking together, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के केस में क्या होता है कि जो RBCs का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे ग्लोब्यूलिन होते हैं वो ब्लड में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, लूज हो जाता है, और जो हमारी आरबीसीज होती है वो एक दूसरे के पास आके चिपकने लग जाती है और ऐसे रोलेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो अब ये हमारा 10 मिनट के अंदर क्या हुआ, रोलेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर बेटा सेकेंड स्टेज आती है, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये बेटा कितनी
10 मिनट से 40 मिनट तक की हमारी स्टेज रहती है, ठीक है। सबसे लंबी यही स्टेज रहती है और सबसे ज्यादा ईएसआर जिस स्टेज में बढ़ता है वो यही स्टेज में बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि 10 मिनट तक के हमारा रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। हमारी जो आरबीसीज हो रही थी वो रोलेक्स फॉर्म ही कर रही थी, ठीक है। रोलेक्स फॉर्म हो गया, अब सेडिमेंटेशन होगी, ठीक है। रोलेक्स बन गए, अब हमारी आरबीसीज क्या हो गई, हैवी हो गई, अब वो नीचे सेटल होगी, ठीक है। बहुत रैपिडली बेटा नीचे सेटल होती है ये आरबीसी, और सबसे ज्यादा इसी स्टेज में हमारा ईएसआर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। रोलेक्स स्टेक बिकम हैवी एंड सेटल रैपिडली, ठीक है। ये हमने देख लिया कि जो हमारा रोलेक्स बना था 10 मिनट में, वो रोलेक्स अब क्या होता है, बन गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। वो हैवी हो गई है आरबीसी, तो वो हैवी होने की वजह से क्या होगा, एकदम नीचे जल्दी जल्दी से सेटल होंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज। अब हमारी थर्ड स्टेज आती है, ठीक है। तो हमारी थर्ड स्टेज में क्या होता है बेटा, पैकिंग होती है इन रोलेक्स की, ठीक है। स्टेज ऑफ पैकिंग ये होती है हमारी 40 मिनट से लगाकर 60 मिनट के बीच में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा इस प्रोसेस में होता है, आरबीसीज आर क्लोजली पैक्ड एट द बॉटम एंड सेडिमेंटेशन स्लोस डाउन एंड ये तो दोबारा वही लिख दिया। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती है अब वो सेटल हो गई है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कुछ सेटल होना बच गई है तो वो सेटल हो जाती है और वो पैक होती है, ठीक है। एक दूसरे के और ज्यादा करीब करीब आ जाती है और अच्छे से बेटा पैक होके नीचे फुल्ली सेटल हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस बेटा एक स्लोअर प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे हमारी फर्स्ट स्टेज जो थी रोलेक्स फॉर्मेशन की, ये भी धीरे धीरे होती है, और ये जो हमारी लास्ट स्टेज होती है पैकिंग की, ये भी एक स्लोअर प्रोसेस होती है, ठीक है। जो हमारी सेकंड स्टेज होती है ये सबसे मेजर रोल प्ले करती है ईएसआर के लिए, ठीक है। यही हमारा सेटलमेंट होता है आरबीसी का, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारी मैथड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा, ये आ गई हमारी मेथड्स ऑफ ईएसआर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हम इसमें दो मेथड्स का यूज करते हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, ठीक है। एक आती है हमारी वेस्टर्न ग्रेन मेथड और एक आती है हमारी विंट्रोप ट्यूब मेथड, ठीक है। इसमें बेसिकली ये दो अलग अलग ट्यूब होती है। ये वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब बेटा ऐसी कुछ होती है, ठीक है। ये लंबी होती है, ठीक है। इसमें बेटा 0 से लेकर तो 200 mm तक की मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये ऐसी होती है बेटा ये वाली ट्यूब, ठीक है। तो चलो हम इसकी प्रोसीजर को समझ लेते हैं। मैं आपको उधर बता देती हूँ, ठीक है। एक ब्लैंक पेज पे पहले समझा देती हूँ पूरी प्रोसेस को, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम ये थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज अच्छे से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ये देखो बेटा एसी होती है हमारी, मैं आपको स्लोअर डाउन स्क्रॉल करके बताती हूँ, ठीक है। जो ए वाली है बेटा हमारी, ये ए वाली हो गई हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब, और ये जो बी वाली है ये बी वाली है हमारी, कौन सी है ये बी वाली, ये बी वाली है बेटा हमारी विंट्रोप ट्यूब, ठीक है। इसकी देखो इसकी बेटा 200 तक की आती है रीडिंग, ठीक है, ए वाली की, और इसकी 90 तक की आती है। देखो ये साइज में बेटा ए वाली हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब बड़ी होती है और ये बी वाली हमारी छोटी होती है विंट्रोप ट्यूब, ठीक है। चलो देखो ये हो गई हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब, ये विंट्रोप, ठीक है। तो क्या होता है बेटा इसमें जैसे हमारी मार्किंग होती है 0 से लेकर हमारी 200 तक, ठीक है। चलो यहाँ बनाकर बताती हूँ। ये जैसे हो गई हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब, ये हो गई हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरी 300 mm की, 300 mm की ट्यूब होती है पूरी, ठीक है। और 2.5 का इसका डायमीटर होता है, 2.5 mm का, ठीक है। 30 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी फुल लेंथ हो गई इसकी 300 mm की, ठीक है। ये याद रखना पूरी 300 mm की होती है और मार्किंग इसकी 200 mm तक होती है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा 0, ठीक है। इसकी ये हो गया हमारा 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 120, 140 एंड सो ऑन। ये बेटा 200 तक की इसकी मार्किंग रहती है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं 200, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी रहती है बेटा ये, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम यहाँ 0 मार्क तक हमारे एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को मिक्स कर देते हैं इसमें, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट बेटा हम इसमें सोडियम सिट्रेट डालते हैं, ठीक है। जो हमारे ब्लैक ट्यूब आती है वो वाला ब्लड हम उसमें कलेक्ट करेंगे और फिर उस ट्यूब से हम बेटा ये वाली वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब में डाल देंगे हम उस ब्लड को, ठीक है, 0 मार्क तक के लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए बेटा वर्टिकली रख देंगे, ठीक है। एक स्टैंड आता है हमारा ट्यूब का, ठीक है, उस स्टैंड पर हम इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है, कुछ भी जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा उस पे हमने इसको स्टैंड करना है, ठीक है। कोई इसमें हमें मैकेनिकल भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे इसको खड़े कर देना है, ठीक है। हमने कर दी हमारी ट्यूब को स्टैंड फॉर 1 आवर। फिर 1 आवर के बाद हम बेटा इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। हम कैसे मेजर करते हैं इसको, जैसे हमारी जो आरबीसी, 1 मिनट में हाँ बना के बताती हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी आरबीसी हो गई बेटा, सॉरी आरबीसी क्या, ये हमारा होल ब्लड हो गया, ठीक है, जो हमने लिया था ये होल ब्लड हो गया, ठीक है। अब हम ईएसआर में क्या देखते हैं कि कितने स्पीड से हमारी आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर हम देखेंगे तो कैसा कुछ होता है, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो जैसे देखो बेटा, तो ऐसा होता है, ये हम देख रहे आफ्टर 1 आवर, ठीक है, आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर क्या होता है बेटा, जो हमारी एस आरबीसी जो होगी वो कितनी सेटल डाउन हो रही है, तो ये हमारी आरबीसी इतनी सेटल डाउन हो रही है। अब हम मेजर क्या करते हैं, ऊपर हमारा प्लाज्मा से लेकर कहाँ तक के हमारी आरबीसी सेटल हुई ना, वहां तक का हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे 0 से लगाकर ये 40 mm तक के हमारी आरबीसी नीचे सेटल हुई है, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, हमारी ईएसआर कितना आएगा, हमारा ईएसआर आएगा 0 से लेकर 40 mm पर आर, ठीक है। हम इसकी यूनिट mm पर आर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईएसआर ऐसा आता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आरबीसी नीचे सेटल होती है, ऊपर प्लाज्मा बच जाता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, हम इसमें सोडियम सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, जो हमारी ब्लैक वाइल आती है उसमें होता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो चलो बेटा, वो वहां पे जाना था इसलिए ये हट गया, ठीक है, अपने आप। चलो देखते हैं एंटीकोएगुलेंट। देखो तो एंटीकोएगुलेंट का मैं आपको बता चुकी थी ऑलरेडी कि हम इसमें सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं, जो कि हमारी ब्लैक वाइल में होता है। 1 मिनट लिख देती हूँ, ठीक है। ब्लैक वाइल में होता है, ब्लैक टॉप ट्यूब होती है उसमें, ठीक है। या फिर हम बेटा ईडीटीए टॉप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो वही हम इसमें 4 पार्ट बेटा ब्लड के लेंगे, हमारी जो ब्लैक ट्यूब है उसमें, और 1 पार्ट हमारा एंटीकोएगुलेंट का रहेगा, ठीक है। हमने एंटीकोएगुलेंट कौन सा लिया, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब हम ट्यूब कौन सी यूज करते हैं, तो ट्यूब ये वाली यूज करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब इसका नाम होता है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, मतलब 30 की होती है पूरी लेंथ इसकी, ठीक है बेटा। यहाँ शुरुआत से लेकर तो नीचे तक की इसकी पूरी लेंथ होती है 30 की, ठीक है। और इंटरनल इसका डायमीटर होता है 2.5 ठीक है। और मार्किंग देखो तो मार्किंग इसकी होती है 0 से लेकर 200 तक की, ठीक है। ये हमारा 0 यहाँ से लेकर तो ये हमारा 200 तक की इसकी मार्किंग होती है, ठीक है, बॉटम तक की, ठीक है। और ये ऊपर का पोर्शन मिला के ये 300 की हो जाती है, ठीक है। अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं हम, ठीक है। चलो ये आ गई इसकी प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है। ब्लड में जो हमारा ट्यूब है बेसिकली उस ट्यूब में एंटीकोएगुलेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ब्लड को हम जब कलेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, उस ट्यूब को जेंटली इन्वर्ट करते हैं 5 to 10 टाइम्स, ठीक है, ताकि एंटीकोएगुलेंट अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उस एंटीकोएगुलेटेड मिक्स ब्लड को हम डाल देंगे हमारी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब में, ठीक है, अप टू 0 मार्क तक, ठीक है। ये हो गई हमारी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये 200 मार्क समझो और ये 0 मार्क समझो। तो यहाँ तक बेटा हम फिल कर देंगे हमारे एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को, ठीक है। हमने मिक्स कर दिया, देखो फिल
द वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब अप टू 0 मार्क, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम बेटा, प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन एन ESR स्टेन, हम इस ट्यूब को बेटा फिर ESR स्टेन पर वर्टिकल पोजीशन में रख देंगे, ठीक है, 1 घंटे तक। कीप अनडिस्टर्ब फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे तक के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब्ड स्टैंड कर देंगे, ठीक है, खड़े रहने देंगे। रीड द डिस्टेंस इन mm में डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बिटवीन एंड टॉप ऑफ द RBC कॉलम, ठीक है। दिस इज ESR इन mm पर आवर, ठीक है, हम mm पर आवर में इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, रीड द डिस्टेंस इन mm बिटवीन द टॉप ऑफ RBC, मतलब बेटा इतनी हमारी RBC थी, ठीक है, इतनी RBC थी, अब इतनी तो हमारी सेटल हो गई और ऊपर हमें मिल गया हमारा क्लियर प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो टॉप ऑफ RBC थी, ठीक है, ठीक है, बिटवीन टॉप ऑफ RBC कॉलम, तो ये टॉप ऑफ RBC कॉलम से लेकर तो हमें मेजर करना है, ये देखो यहाँ से टॉप से लेकर ये हमारा टॉप ऑफ RBC कॉलम है, यहाँ तक के काउंट का हमने मेजर करना है और यही हमारा क्या होगा, ESR रहेगा, ठीक है। mm में होता है और 1 घंटे में हम इसको देखते हैं तो हमारी यूनिट आएगी mm पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई, वेस्टर्न ग्रेन मेथड। अब विंड्रॉप मेथड को भी देख लेते हैं कि विंड्रॉप मेथड से हम कैसे ESR लगाते हैं, ठीक है। चलो बेटा, ये आ गई हमारी विंड्रॉप मेथड, ठीक है। तो विंड्रॉप मेथड भी बेटा वेस्टर्न ग्रेन मेथड की तरह ही होती है, एग्जैक्टली वैसी ही होती है, बस जो हमारी विंड्रॉप ट्यूब होती है वो विंड्रॉप ट्यूब बेटा छोटी होती है साइज में, ठीक है। हमारी जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब थी वो कितनी होती थी, वो होती थी 30 सेंटीमीटर की या फिर 300 mm की, ठीक है। और ये जो हमारी विंड्रॉप ट्यूब होती है, ठीक है, ये होती है 11 सेंटीमीटर की, ठीक है, इतनी होती है ये बेटा, ये छोटी होती है, ठीक है, 110 mm की होती है ये, ठीक है। इसमें बेटा हम PCV भी लगा सकते हैं, जो हमारी पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है वो भी हम इस ट्यूब में लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यूज हो जाती है, ESR के लिए भी और PCV के लिए भी। PCV हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी इतना समझ लो बस, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं हम, सेम प्रोसीजर होती है, आपको वेस्टर्न ग्रेन मेथड तो अच्छे से समझ में आ ही गई है ना। तो ये भी सेम प्रोसीजर होती है, बस इसमें ट्यूब का डिफरेंस होता है बेटा, उसकी ट्यूब बड़ी होती है, इसकी ट्यूब छोटी होती है, इसका साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। चलो बेटा, एंटीकोएगुलेंट एक और डिफरेंस होता है, उसमें हम एंटीकोएगुलेंट मिक्स कर रहे थे सोडियम सिट्रेट, ठीक है, जो कि हमारा ब्लैक ट्यूब वाली थी। इसमें हम बेटा डबल ऑक्सलेट मिक्स करते हैं या फिर EDTA भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, EDTA उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ही हैं हम, ठीक है, लैब में। फिर इसमें ट्यूब कौन सी होती है, इसमें ट्यूब होती है हमारी विंड्रॉप ट्यूब, जो ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है, जो होती है 110 mm की लेंथ होती है उसकी, ठीक है, या फिर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, विंड्रोप ट्यूब शॉर्टर होती है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर की होती है या फिर 110 mm की होती है, ठीक है। लॉन्ग होती है 111 सेंटीमीटर लॉन्ग और डायमीटर इसका 3 mm का होता है, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ESR एंड PCV, ठीक है, दोनों के लिए यूज हो सकती है। अब इसकी प्रोसीजर देखो, मिक्स एंटीकोएगुलेटेड ब्लड एंड फिल ट्यूब अप टू 100 मार्क, ठीक है। इसका भी बेटा 0 मार्क तक, ये 0 मार्क दिख रहा होगा आपको, ये 0 मार्क तक हम बेटा इसको फिल कर देंगे, ठीक है, पूरी ट्यूब को फिल कर देंगे। यहाँ पर ये 9 मार्क तक ही दिख रही है, बट ये है बेटा 10 सेंटीमीटर तक की दिखती है, ठीक है, या फिर 100 mm बोल दो। हम बेटा ESR को हम mm में मेजर करते हैं ना, तो हम इसको 100 mm लिखेंगे ना तो वो बेटर होगा, ठीक है, 100 mm, ठीक है। तो हमने एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को 0 मार्क तक के लिए बेटा इसमें फिल कर दिया, ठीक है, और इसको 1 घंटे के लिए बेटा हमने वर्टिकल पोजीशन पर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, ठीक है। फिर जो भी हमारा जो RBC सेटल होगी 1 घंटे में, ठीक है, और जो हमारा मार्क जहां तक के हमारी RBC सेटल होगी वहां तक के मार्क को हम मेजर कर लेंगे प्लाज्मा से लगा करते, जहां तक हमारी RBC सेटल होगी वहां तक के मार्कों को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। ई रीड ESR इन mm आफ्टर 1 आवर, जिससे यहाँ तक के लगाकर यहाँ तक हमारा प्लाज्मा आया और ये नीचे हमारी RBC सेटल हो गई, ठीक है।
तो ये ऊपर यहाँ यहाँ से लेके जहाँ से आरबीसी शुरू हुई, यहाँ जहाँ तक आरबीसी मतलब सेटल हुई है वहां से लेकर तो ऊपर 0 तक के मार्क को हम मेजर कर लेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये दोनों ही मेथड क्लियर हो गई होगी। अब हम बेटा इसके नॉर्मल वैल्यू को देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो ये देखो नॉर्मल ईएसआर वैल्यूज। ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन मेथड में बेटा मेन की कितनी होगी नॉर्मल वैल्यू, तो मेल में होगी 0 से 10 mm पर आवर तक की नॉर्मल वैल्यू होती है ईएसआर की। वुमेन की होती है 0 से 20 mm पर आवर। ठीक है, चिल्ड्रन की होती है 0 से 10 mm पर आवर और न्यू बॉर्न की होती है 0 से 2 mm पर आवर। ठीक है, इतनी होती है नॉर्मल वैल्यूज वेस्टर्न ग्रेन मेथड में। और ट्यूब वेस्टर्न ट्यूब में बेटा मेन की होगी 0 से 9 mm पर आवर, वुमेन की होगी 0 से 20 mm पर आवर, चिल्ड्रन में होगी 0 से 10 mm पर आवर और न्यूबॉर्न की होगी 0 से 2 mm पर आवर। देखो बेटा ये जो नॉर्मल वैल्यूज होती है ना ये वेरी कर सकती है। ठीक है, लैब टू लैब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम वैल्यू हो। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो हो आप वो लिख देना। ठीक है, या फिर आपके जो भी आप अपने लैब में जो वैल्यूज आती हो आपके लैब में आप वो वैल्यू को लिख देना। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में। ठीक है, थोड़ा बहुत ही कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो अब इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ईएसआर को कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलो चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसआर। तो हमारा ईएसआर इंक्रीज कौन कौन से किस किस कंडीशन में आता है। ठीक है, इंक्रीज ईएसआर मिलेगा हमें इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होगा ईएसआर हमें बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, ईएसआर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो हमारा इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं बढ़ जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से आरबीसीज क्या होगी एक दूसरे से स्टिक करेंगी और वो और ज्यादा रोलेक्स का फॉर्मेशन करेंगी और जितने ज्यादा रोलेक्स का फॉर्मेशन होगा उतनी ही जल्दी आरबीसीज नीचे सेटल डाउन होगी और आरबीसी जितनी जल्दी नीचे सेटल डाउन होगी उतना ही ज्यादा हमारा ईएसआर का वैल्यू बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन में बेटा ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आती है एनीमिया। मैं ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही। ठीक है बेटा, अगर कुछ भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, ताकि मुझे और क्लियर हो। ठीक है, चलो एनीमिया आता है दूसरी कंडीशन। बेटा क्या होता है इसमें लेस आरबीसी रहेगी तो जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, जितनी कम आरबीसी रहेगी ब्लड में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको बेटा नीचे सेटल डाउन होने में। ठीक है, तो वो जल्दी से नीचे सेटल डाउन होगी और वही हमने देखा कि जितनी जल्दी आरबीसी नीचे सेटल डाउन होगी उतना ही ज्यादा ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना, बच्चे कंफ्यूजन रखते हैं। बच्चों को लगता है कि अगर आरबीसी जितनी ज्यादा नीचे जल्दी सेटल हो रही है तो ईएसआर हमारा कम आना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आरबीसी सेटल डाउन जल्दी होगी तो ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आरबीसी नीचे आ रही है हमारी जितनी जल्दी उतना ही बढ़ा हुआ हमारा ईएसआर आएगा। ठीक है, ये बेटा याद रखना तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर आती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में भी बेटा ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, सेम कंडीशन रहेगी। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होंगे बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, जो ग्लोब्यूलिन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आरबीसीज क्या होगी स्टिक टुगेदर, रोलेक्स बनाएगी, रोलेक्स बनाएगी तो वो हैवी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी तो वो जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, क्रोनिक डिजीजेस में भी सेम कंडीशन होती है बेटा, हमारा ईएसआर हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर किडनी डिजीज जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है बेटा, जिसकी वजह से ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, फिर आती है ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, एसएलई जिसको बोलते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो इसमें भी बेटा ऑब्वियसली हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से ईएसआर हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ईएसआर डिक्रीज किन किन कंडीशन में हमें मिलेगा। ठीक है, चलो देखो हटाती हूँ मैं इसको। ठीक है, लो डिक्रीज्ड ईएसआर। ठीक है,
डिक्रीज डीएसआर बेटा एक तो हमें नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा नेचुरली ही ईएसआर कम मिलता है हमें, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन हमने देख ही ली है, ठीक है, मेल में 0 से लेकर तो कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, वुमेन में 0 से 15 होती है, ठीक है, बच्चों में 0 से 20 है, जो हमने बेटा देख ही लेती है हमारी नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो उस इतना जब हमारा आएगा ईएसआर तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो डिक्रीज भी बेटा कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पे बेटा जीटा पोटेंशियल होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है, तो वो बेटा धीरे धीरे ही नीचे सेटल डाउन होगी, ठीक है, नेचुरली ही नीचे सेटल डाउन धीरे होगी वो, ठीक है, आरबीसी, तो उस कंडीशन में भी हमारा ईएसआर कम मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन में भी, नॉर्मल कंडीशन में भी ईएसआर कभी कभी कम आ जाता है, ठीक है, विच इज नॉर्मल, ठीक है। तो और कौन सी कंडीशन होती है, और कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया बेटा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी आरबीसीज का जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है, तो पॉली मतलब बहुत सारी हमारी आरबीसीज हो जाती है ब्लड में, ठीक है। अब बहुत सारी आरबीसीज हो जाएगी, ठीक है, ब्लड में, तो क्या होगा, ब्लड थिक हो जाएगा। ब्लड थिक हो जाएगा तो वो क्या करती है, आरबीसी के सरफेस पे हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या रिपेल करती है, तो रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं बनेगा तो आरबीसी बहुत धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होगी, ठीक है। तो ईएसआर कैसा आएगा, ईएसआर हमारा आएगा कम, ठीक है। तो एक पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन आ गई। फिर दूसरी आती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसी कंडीशन होती है, ये बेटा एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें बेटा क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, वेरिएशन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली अगर हम हमारी आरबीसी का शेप देखें तो वो कैसा होता है, डिस्कॉइड शेप होता है, डिस्क लाइक शेप होता है, ठीक है। बट सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, हमारी आरबीसी का शेप ऐसा क्रिसेंट शेप का हो जाता है, ठीक है, मून ऐसा हाफ मून शेप भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिकल हो जाती है आरबीसी का शेप, ठीक है, ऐसा हो जाता है, सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये आरबीसी रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो ये जब रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी तो बेटा ये सेटल डाउन बहुत धीरे धीरे होगी या तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारा ईएसआर कम आता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में भी ईएसआर कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। फिर एक और कंडीशन आती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा ईएसआर कम आता है बेटा, ठीक है। फिर आती है हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया, ठीक है, अब फिब्रिनोजन ही कम है, हाइपो मतलब क्या होता है बेटा, कम, ठीक है, फिब्रिनोजन का मतलब हमें पता है प्रोटीन होता है ये बेसिकली, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। तो अब फिब्रिनोजन ही बेटा क्या हो गया, कम हो गया। अब फिब्रिनोजन जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है वही तो आरबीसी को स्टिक करा रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, उनके जीटा पोटेंशियल को बेटा, नेगेटिव चार्ज को उनके न्यूट्रलाइज करके उनको स्टिक करवा रहे थे। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन ही कम हो जाएंगे ब्लड में, ठीक है, तो आरबीसी तो नीचे सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या आता है, आईएसआर कम आता है, ठीक है। फिर कौन सी कंडीशन आती है, फिर आती है माइक्रोसाइटोसिस, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, वेरी स्मॉल, और साइटोसिस मतलब सेल्स हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती है उसका साइज छोटा सा हो जाता है, जितने नॉर्मल हमारी आरबीसीज का साइज होता है, कितना होता है नॉर्मल आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर का बेटा आरबीसी का नॉर्मल साइज होता है। तो ये माइक्रोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है ना उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है, मतलब 7 माइक्रोमीटर से बहुत छोटा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वही होता है बेटा, उसकी वजह से आरबीसीज जो रोलेक्स भी बनता है तो वो रोलेक्स बेटा इतना हेवियर नहीं रहता है ना, आरबीसी का वेट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो हमारा ईएसआर होता है ये बेसिकली आरबीसी के शेप, साइज, नंबर, ठीक है, इन सब के ऊपर बेटा ये डिपेंड रहता है ईएसआर, ठीक है।
तो आरबीसी का शेप हमने देखा कि वो सिकल शेप की हो रही है, तो आरबीसी ईएसआर कैसा कम हो जाता है। ठीक है, अब इसका साइज छोटा हो गया है आरबीसी का, है ना, स्मॉल साइज हो गया है, तो इसकी वजह से भी ईएसआर कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो हैवियर जो हमारा रोलेक्स बनता है वो हैवी होता है, तो वो नीचे जल्दी सेटल डाउन होता है। ठीक है, अब आरबीसी का साइज कम होने की वजह से जो रोलेक्स बनेगा उसका वो हैवियर नहीं रहेगा इतना, तो वो धीरे धीरे ही तो नीचे आएंगे हमारी आरबीसी, है ना। तो बेटा इस वजह से भी हमारा ईएसआर कैसा आएगा, नीचे आएगा, मतलब कम आएगा। ठीक है, फिर हमारे बेटा कुछ नेचुरल रीजन भी आते हैं। ठीक है, जैसे एज हो गई बेटा, तो ओल्ड पर्सन है तो उसमें भी नेचुरली ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, फीमेल्स है तो फीमेल्स में नेचुरली थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलेगा हमें बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो और अगर प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल में कोई डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से भी बेटा ईएसआर का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारे नेचुरल फैक्टर्स को भी हमने देख लिया। फिर हमारे जो डिजीज फैक्टर्स थे जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और पॉलीसाइथीमिया और ऐसी कंडीशन को भी हमने देख लिया। ठीक है, जो फिजियोलॉजी फैक्टर होते हैं उसको भी देख लिया। ठीक है, डिजीज वाले को उसको भी हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं हमारे टेक्निकल फैक्टर्स को, कि टेक्निकल फैक्टर्स जो होते हैं वो ईएसआर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्या आता है बेटा, ट्यूब मस्ट बी वर्टिकल। ठीक है, ट्यूब को बेटा हमेशा सीधे ही खड़े रखना है हमें। टिल्ट, अगर टिल्ट हुई थोड़ी सी भी बेटा इधर उधर हुई ट्यूब, ठीक है, तो ईएसआर हमारा बड़ा हुआ मिल सकता है हमें। ठीक है, जो कि क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट होगा। ठीक है, नो एयर बबल, हमारी जो ट्यूब होती है उसमें कोई सा भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हमने इस ट्यूब को रखना है। हमारी मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। ये नॉर्मल हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर रख दो। ठीक है, ब्लड मस्ट बी टेस्टेड विद इन 2 आवर ऑफ कलेक्शन, जब हमने हमारा ब्लड को कलेक्ट करा उस टाइम से लगाकर बेटा 2 घंटे के बीच में हमें हमारा ईएसआर को कर देना है। ठीक है, वरना फिर फॉल्स रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा फिर आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, वैसे तो हमने फैक्टर्स को देख ही लिया है ना, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में भी वही चीज रहेगी। चलो देख लेते हैं। ESR is not disease specific but indicated the presence and severity of inflammation। ठीक है, ये चीज हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जो ESR होता है वो बेटा किसी भी डिजीज को स्पेसिफिकली डायग्नोस नहीं करता है, ये सिर्फ इंडिकेशन है, एक ये प्रेजेंस बताता है किसी भी इन्फ्लामेशन की या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है उसकी। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंस बताता है कि अगर ESR बढ़ा हुआ आया है तो मतलब ये सारी कंडीशन में ईएसआर बढ़ा हुआ आया है। ठीक है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो अब कंडीशन देखते हैं हम कि कौन कौन सी कंडीशन में ईएसआर बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें हमें ईएसआर मिला हुआ आएगा। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें भी ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन में भी ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। एनीमिया में भी ईएसआर कैसा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया जो कि आरबीसीज का नंबर ब्लड में बहुत ज्यादा आ जाता है तो उस कंडीशन में ईएसआर कम आएगा। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का शेप बदल जाता है, सर्कुलर से ऐसा सिकल शेप का हो जाता है, तो इसमें भी ईएसआर कैसा आएगा, लो आएगा। अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तो उसमें डिटेल में मैंने ये सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट कर दिया था। ठीक है, चलो बेटा अब अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके एडवांटेज देखते हैं। तो ये कैसे मेथड होती है बेटा, ये बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड होती है। बस एंटीकोएगुलेटेड ट्यूब में हमने ब्लड को कलेक्ट करना है और इस ट्यूब में जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, या तो वेस्टर्न ग्रेन या तो विंट्रोप ट्यूब, जो भी ट्यूब हम यूज कर रहे हैं उसमें हमने ब्लड को 0 मार्क तक के लिए फिल करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और रीडिंग ले लेना है। ठीक है, इतनी सिंपल हमारी मेथड होती है। तो ये हमारी बहुत सिंपल मेथड होती है और इनएक्सपेंसिव होती है, कोई इसमें दूसरा खर्चा भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल मेथड होती है। ठीक है, यूजफुल इन मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो जैसे हमारी कोई डिजीज थी, ठीक है, जैसे हमें हो गया ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर आरए हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा हमारा ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। तो जब अब हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे इस डिजीज का। ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है
तो जब हम दोबारा मॉनिटर करेंगे ना कि हमारा मतलब हमारी बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से ESR लगाते हैं, ठीक है। अब ESR अगर कम आया तो मतलब क्या कि हम ठीक हो रहे हैं, ठीक है, हमारी बीमारी ठीक हो रही है। और अगर ESR बढ़ा हुआ आया तो मतलब और क्या होगा, वर्स हो रही है हमारी कंडीशन, ठीक है। तो देखो ये देखो ESR बढ़ा हुआ आया है अगर तो वर्स होती है कंडीशन, और ESR कम आया है अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कंडीशन में हालत में सुधार है, ठीक है। चलो अब डिसएडवांटेज देखते हैं बेटा हमारे कि ESR के डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज यही है कि ये स्पेसिफिक डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रेजेंस बता रहा है कि भाई तुमको कुछ तो डिजीज है अगर ESR बड़ा आ रहा है तो, ठीक है। ये स्पेसिफिक डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पा रहा है कि तुमको रूमेटाइड आर्थराइटिस ही है, ऐसा तो नहीं बता रहा ना ये। चलो ये तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और फिर क्या कि ये एक आवर में हमें पता चलता है कि क्या है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो 1 घंटा तो बेटा बहुत हो गया। एक घंटा अगर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कितने सारे पेशेंट होते हैं ना, कब हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट अगर एक घंटा हम लगाएंगे एक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा ESR टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस होती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर क्या आता है, कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, ठीक है। अब ये ESR जो होता है ये कई फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो सकता है, जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बड़ा हुआ या कम होता हुआ हमें ESR मिलता है, ठीक है। ये हमारे डिसएडवांटेज होते हैं ESR के, ठीक है। तो हमारी ESR बेटा आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अगर आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, और अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे वो डाउट को लिख कर बताइए कमेंट में, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।